अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पर्सन्स ऑडिटर नहीं बन सकते और इसके अलावा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उसे रिमूव किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले ऑडिटर की डेफिनेशन, जो कि पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑडिटर एक पर्सन होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करे। ये शेयर होल्डर का एजेंट होता है, शेयर होल्डर का नुमाइंदा होता है कि जो पब्लिक कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जो ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर, उसके लिए ज़रूरी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीए होना चाहिए, विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। ये भी आपने याद रखना है। दूसरा, इन एडिशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966 के मुताबिक। ठीक है। अब ऑडिट किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का होगा तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट होता है जो जिसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी, उसका भी ऑडिट होगा, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जिसका कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज़्यादा हो, उसकी भी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो ऑडिट अपना करवाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब कौन कौन से पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते। एनी डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का कोई डायरेक्टर, कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। हम यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में जो डिफरेंस था वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। जिसने वो नहीं सुना, पहले वो पहले लेक्चर सुने और फिर यहाँ आए। अ पर्सन हु वाज अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 years। एक ऐसा पर्सन जो अभी डायरेक्टर तो नहीं है लेकिन पिछले 3 साल, पहले 3 साल में वो डायरेक्टर रह चुका है या ऑफिसर रह चुका है या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी रह चुका है, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, वो भी ऑडिटर के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। A person who is a partner of auditor, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर का, ठीक है ना, ऑफिसर का या एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का पार्टनर होगा, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, एक्सटर्नल ऑडिटर। अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के डायरेक्टर का एम्प्लॉय हो या कंपनी के ऑफिसर का एम्प्लॉय हो या कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हो, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। आगे है द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर है उसका स्पाउस भी ऑडिटर नहीं बन सकता। और इसके अलावा पर्सन हु इज इन डेबिट टू ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी से अगर उसने कोई पैसे वगैरह लेने हैं, ठीक है ना, वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, अब देखते हैं कि जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑडिटर बाय डायरेक्टर, बाय शेयर होल्डर और आगे है बाय SECP, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। फर्स्ट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? फर्स्ट ऑडिटर होता है कंपनी, जब नई नई कंपनी बनी है उसका जो पहला ऑडिटर होगा उसको फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, नई कंपनी बनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर, जो फर्स्ट ऑडिटर होगा उसको डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर के लिए लाजमी होगा कि वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करे। ठीक है। अच्छा, अब वो जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो ऑफिस होल्ड करके रखेगा, मतलब वो अपना काम करेगा अनटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो फर्स्ट ऑडिटर का काम करेगा और उस कंपनी, पब्लिक कंपनी में रहेगा।
ठीक है ना, ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। आगे है बाय शेयर होल्डर। इफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द ऑडिटर देन शेयर होल्डर हैव अ राइट टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 60 डेज। यानी इस पिछली बात से रिलेट करें कि अगर डायरेक्टर ने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, वो फेल हो गए हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो शेयर होल्डर अगले 60 दिनों में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का अख्तियार रखते हैं। जिम्मेदारी तो डायरेक्टर की थी, उन्होंने पूरी नहीं की, तो फिर शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगले पहले 60 दिनों में तो इन्होंने करना था, फिर इन्होंने 60 दिनों में किया नहीं, फिर अगले 60 दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर पे जिम्मेदारी आ जाती है कि वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें। आगे है बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर फेल टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 120 डेज देन द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज राइट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। यानी अगर डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों ने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये हक चला जाता है कि वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और कितने दिनों में करने थे इन्होंने? 60 दिनों में तो डायरेक्टर ने करने थे, 60 दिन के अंदर, और अगले 60 दिनों के अंदर शेयर होल्डर ने करने थे। दोनों ने नहीं किए, 60 और 60 120 हो गए। 120 दिनों में इन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो 120 दिनों के बाद फिर SCCP फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। तो ये बात थी फर्स्ट ऑडिटर। और फर्स्ट ऑडिटर कौन सा? फर्स्ट ऑडिटर वो होता है कि नई कंपनी बनी है और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। अब अगला होता है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। एवरी कंपनी शैल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर और ऑडिटर्स टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। हर एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब एक कंपनी बनी है, नई कंपनी, उसका फर्स्ट ऑडिटर तो अपॉइंट हो गया। अब जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती वही फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी कहलाएगा। लेकिन जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। हो सकता है कि उसी को आगे उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हर जनरल मीटिंग में, हर एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। वो पुराने वाला भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे वो बात कर रहे हैं कैजुअल वैकेंसी। द डायरेक्टर में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर बट वाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यूज द सर्वाइविंग ऑडिटर इफ एनी मे एक्ट। यानी यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया था इन्होंने, अगर ऑडिटर उससे छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, तो डायरेक्टर के पास ये अख्तियार है कि उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वही ऑडिटर जिसको डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था वही रहेगा, ठीक है। अगर बात की जाए रेम्यूनरेशन की ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर क्या कहलाती है? फ़ी कहलाती है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका। अगर डायरेक्टर इसे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन होगी वो फिक्स भी डायरेक्टर ही करेंगे। अगर शेयर होल्डर इसे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर फिक्स करेंगे। अगर SCCP अपॉइंट कर रहा है तो ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन है वो SCCP फिक्स करेगी। अब आगे बात है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव करना। रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कौन सा बता चुका हूँ। द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग मे रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी जो फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होता है या शेयर होल्डर ने किया होता है या SCCP ने किया होता है, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं कि रिमूव कर भी सकते हैं कि अब ये फारिग हो जाए और नया जो है ना ऑडिटर आएगा, या ये भी हो सकता है कि उसी को आगे जो है ना उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए कि आगे जो है ना मामलात ऑडिट के यही देखेगा, ठीक है। तो ये बात थी रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। द सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी
there is the need for the permission from federal government for the removal of auditor before the expiry of the period of his appointment. देखें, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए, ठीक है ना। ये तो एक मतलब जनरल रूल है, तरीक़ाकार है कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस में बताया हुआ है। लेकिन अगर एक ऑडिटर को उसकी एक्सपायरी ऑफ पीरियड से पहले, यानी जिस टाइम तक के लिए उसे अपॉइंट किया गया था उससे पहले आपने रिमूव करना है, तो शेयर होल्डर को गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट से इजाज़त, फेडरल गवर्नमेंट से वो इजाज़त लेगी तो फिर उस ऑडिटर को वो रिमूव कर सकती है, ठीक है ना, अगर उस ऑडिटर के एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट से पहले अगर रिमूव करना है। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है नोटिस ऑफ रिमूवल। When shareholder propose to pass a resolution at annual general meeting for the removal of the present auditor, they must give a notice to the company before 14 days of meeting. जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका कि हर जनरल मीटिंग पे ऑडिटर अपॉइंट होता है। अब नया ऑडिटर भी लेके आ सकते हैं, वही पुराने वाला भी आगे चला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये शेयर होल्डर ये प्रपोज कर रहे हैं कि इस साल इस एनुअल जनरल मीटिंग में हम नया लेके आएंगे ऑडिटर, ठीक है ना, तो तब क्या होता है, तब मीटिंग से, एनुअल जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले शेयर होल्डर नोटिस भेजेंगे कंपनी को, ठीक है ना। क्या होगा कि हमने इस एनुअल जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, वो जो पहले वाला है उसकी छुट्टी करा देनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस भेजें कंपनी को, ठीक है ना। अब आगे, ऑन रिसीविंग द नोटिस, जब नोटिस रिसीव हो जाएगा, द डायरेक्टर डिस्कस एंड अप्रूव द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर इन द बोर्ड मीटिंग। जब वो नोटिस रिसीव होगा डायरेक्टर को, तो फिर वो उस नोटिस को डिस्कस करेंगे अपनी मीटिंग में। द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी ऑफ सच नोटिस टू द रिटायरिंग ऑडिटर एंड आल्सो सेंड नोटिस टू द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 7 days बिफोर द डेट फिक्स फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे वो ये बताते हैं सिंपली कि 14 दिन पहले तो इन्होंने, शेयर होल्डर ने नोटिस भेजना है कंपनी को रिसीव हो गया। अब कंपनी के लिए ये है कि वो 7 दिन पहले, एनुअल जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले नोटिस भेजेंगे रिटायरिंग ऑडिटर, यानी ऐसा ऑडिटर जिसको आप रिटायर करने वाले हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, उसको एक कॉपी भेजी जाएगी और एक नोटिस की जो कॉपी है वो शेयर होल्डर को भेजी जाएगी, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर की के राइट्स कौन कौन से होंगे और इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होंगी और ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट्स ऑफ ऑडिटर, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, राइट्स हों, ड्यूटीज़ हों या फिर लाइबिलिटीज़ हों ऑडिटर की, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक होंगी, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑडिटर की, हम यहाँ सारी बातें एक्सटर्नल ऑडिटर की कर रहे हैं। टू होल्ड ऑफिस, एन ऑडिटर, पहला हक, टू होल्ड ऑफिस, an auditor once appointed by the director or shareholder or by Security and Exchange Commission of Pakistan shall hold office till the conclusion of next annual general meeting। यानी एक एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑफिस में रहेगा। दूसरा राइट क्या है? दूसरा राइट है एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल आसान है, ऑडिटर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट पे तक एक्सेस कर सकता है। राइट टू कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर से या कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से मांगने का हक रखता है। एक्सेस टू बुक्स ऑफ ब्रांचेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच के बुक्स को एक्सेस कर सकता है। अटेंड मीटिंग, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका था कि ऑडिटर के पास राइट है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में शरीक हो सकता है। आगे है राइट टू रीड रिपोर्ट इन मीटिंग। अब मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में वो शिरकत करेगा, उसमें रिपोर्ट रीड करेगा, वही रिपोर्ट जो उसने तैयार की होगी।
राइट टू साइन द रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट तैयार करेगा उस पर अपना साइन करेगा। सीक ओपिनियन, अपना उसमें ओपिनियन देगा, ये भी उसके पास राइट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने उस पर निशान लगा दिया। अच्छा, ये पॉइंट है मैं, इफ द ऑडिटर इज नॉट पेड हिज ऑडिट फी, ही हैज राइट टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट टिल ही इज पेड हिज रिम्यूनरेशन। अगर उसको पे नहीं किया गया, ऑडिट फी पे नहीं की गई ऑडिटर को, तो उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटेन कर ले, ठीक है ना, जब तक कि उसे उसकी फी ना दे दी जाए। मेक करेक्शन, ये भी अहम पॉइंट है। द ऑडिटर हैज राइट टू मेक करेक्शन ऑफ एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी करेक्शन कर सकता है, ऑडिटर के पास ये हक है। इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन ही कैन इशू अ रिवाइज स्टेटमेंट, अगर कोई गलती हो गई थी उसकी स्टेटमेंट में तो वो रिवाइज स्टेटमेंट भी दे सकता है, यानी पहली स्टेटमेंट में कुछ करेक्शन करके दोबारा रिवाइज स्टेटमेंट भी दे सकता है, ये ऑडिटर के पास हक है, ठीक है। सेल्फ जस्टिफिकेशन, इफ the auditor is removed by passing a resolution in annual general meeting, he can justify his position by giving representation in annual general meeting, ठीक है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में इसे रिमूव कर दिया गया है तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता है, ठीक है ना, ये भी उसके पास हक है, ठीक है ना। किसी शेयर होल्डर किसी वजह से उसे रिमूव कर रहे होंगे ना, तो वो अपने आप को अपना डिफेंस कर सकता है, ठीक है ना, अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है वहाँ पर। और इसके अलावा हाँ, ड्यूटीज़ की बात करें, पहले हमने पढ़ी राइट्स कि उसके पास क्या क्या हक हैं, वो क्या अख्तियारात उसे दिए गए। अब उसकी ज़िम्मेदारियां की बात हो रही है कि ऑडिटर की ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो उसकी ड्यूटी है वो सर्टिफाई स्टैचुरी रिपोर्ट। अब स्टैचुरी रिपोर्ट क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ। स्टैचुरी रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले एक स्टैचुरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है ना। स्टैचुरी मीटिंग भी होती है, जिसे जो फर्स्ट मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, फर्स्ट और वंस मीटिंग, ठीक है ना, उसमें एक रिपोर्ट दी जाती है और उस मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है स्टैचुरी रिपोर्ट, जो कि रजिस्ट्रार को पेश की जाती है। उस स्टैचुरी रिपोर्ट को सर्टिफाई करेगा ऑडिटर, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। अगला है प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर प्रोस्पेक्टस। अब पब्लिक कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है, ताकि कंपनी सेल कर सके अपने शेयर और डिबेंचर्स को। अब उसको जो प्रिपेयर करना है प्रोस्पेक्टस को, वो ऑडिटर की ड्यूटी है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। रिपोर्ट को साइन करना, ठीक है ना, तो ये भी ऑडिटर की ड्यूटी है। और अपनी ओपिनियन देना, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। ये तो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में पढ़ भी चुके हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ड्यूटी टू स्टेट नेगेटिव फैक्ट्स, अगर वो नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है, ठीक है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है। अभी ओपिनियंस मैंने बताई नहीं, वो मैंने एक लास्ट में रखी हुई है, उसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑडिटर अगर नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो फिर वो साथ में फैक्ट्स भी बताएगा, उसके रीजंस भी बताएगा कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, ये दे रहा है कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर उसे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो साथ में रीज़न भी देगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी ड्यूटी है ऑडिटर की। ड्यूटी टू स्टेट एडिशनल मैटर, द गवर्नमेंट में डिमांड एडिशनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर कर सकती है कंपनी से, तो फिर ये ऑडिटर की ड्यूटी होगी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आगे है ड्यूटी टू सर्टिफाई डायरेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय मेंबर, ठीक है ना। अब कंपनी की वाइंडिंग हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो इसके बारे में भी I2B में मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट एग्रीमेंट, सिक्रेसी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ वो बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड ऑडिटर, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस लॉ, ऑडिटिंग का नॉलेज,
टैक्सेशन लॉ का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी लॉ, कंप्यूटर जानता हो, बजट बनाना जानता हो, तो ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स। हम आगे जाते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पे, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, वो ज़्यादा अहम है। हाँ, ये लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस, मिसफीसेंस, लाइबिलिटी फॉर लाइबल, थर्ड पार्टी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये अहम टर्म्स हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस, निग्लिजेंस मीन नॉट प्रॉपरली टेकिंग केयर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, यानी ऑडिटर ने सुस्ती का मुजाहरा किया, जो उसने काम करना था उसमें सुस्ती की, ठीक है ना, काम तो कर रहा था लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहा था, इफेक्टिव वे में नहीं कर रहा था, एफिशिएंटली नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, यानी लाइबल होगा, ऑडिटर लाइबल होगा, अपनी लापरवाही के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपने याद रखना है, लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, यानी नॉट प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो होती है ये लाइबिलिटी फॉर मिसफीसेंस, मिसफीसेंस बोलते हैं इसे, इसका क्या मतलब होता है, रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल वर्क। निग्लिजेंस में ये था कि वो काम तो कर रहा था लेकिन लापरवाही कर रहा था, यहाँ पे ये है कि काम कर रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है, यानी उसको जाना था जनूब की तरफ, वो शुमाल की तरफ जा रहा है, उसको सर्टिफाई करना था स्टैच्यूटरी रिपोर्ट को, वो कर ही नहीं रहा, उसको एग्जामिन करना था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वो उसको एग्जामिन नहीं कर रहा, या जिस तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स उस बता रहे हैं कि इस तरीके से एग्जामिन करो, वो उस तरीके को फॉलो नहीं कर रहा, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस बिहेवियर के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। इसको कहते हैं लाइबिलिटी फॉर मिसफीसेंस, मिसफीसेंस, ठीक है। लेकिन आपने मिक्स नहीं करना इसके साथ लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस के साथ, वो और चीज़ है, वो ये है कि काम तो कर रहा है, वही कर रहा है जो लॉ बता रहा है, लेकिन सुस्ती कर रहा है उसमें, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। इन दोनों में फर्क है, ये आपने याद रखना है। अब इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, एक्शन कैन बी टेकन बाय लिक्विडेटर, क्रेडिटर या शेयर होल्डर, इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो अपने काम का खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर लाइबल, ऑडिटर लाइबिलिटी फॉर लाइबल, defamation arises when his report containing criticism and defamation insult or officer or other staff of company। देखें, अगर उसने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के किसी एम्प्लॉय या डायरेक्टर पे क्रिटिसिज्म किया, ठीक है ना, जो कि उसे करना नहीं था, उसका काम सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी को एनालाइज करना, उसका एग्जामिनेशन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसका काम ये था, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी की इंसल्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। तो यही बात बताई हुई है यहाँ पे। आगे है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कौन सी हो सकती है, बैंकर हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी शुमार होंगी। एक तो पार्टी वो है ना जिसने इसको अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, उनके अलावा जो पार्टीज़ हैं जो कि जिनको आप स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बैंक हो गया, बैंक ने लोन देना है और बैंक रिलाई कर रही है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, टैक्स अथॉरिटी अपना टैक्स ले रही है उसी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनी, सप्लायर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी ऑडिट रिपोर्ट को की बुनियाद पे, वो देख रहे हैं कि इसका प्रॉफिट ठीक है, इसका ऑडिट भी हुआ है, तो हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, अगर इन्होंने रिलाई किया, इन्होंने एतमाद किया ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, और ऑडिट इन्हें उस एतमाद करने की वजह से नुकसान हुआ, ठीक है ना, जितना प्रॉफिट शो हुआ था उतना एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं था, जो ऑडिटर था उसने फ्रॉड किया या वो मिल गया, उसने गलत
जो है ना प्रॉफिट शो कर दिया, तो ये जो ऑडिटर है वो इन थर्ड पार्टी के नुकसान का ज़िम्मेदार होगा अगर उसने गलत रिपोर्ट किया और उसकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से इनको नुकसान हुआ। अब ये इन्वेस्टर को अगर किसी और वजह से नुकसान हुआ तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। इसने एतमाद किया था ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर और उस ऑडिट रिपोर्ट पे एतमाद करने की वजह से इससे नुकसान हुआ, तो तब वो ऑडिटर इस जो इन्वेस्टर का इस नुकसान का जिम्मेदार होगा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर इसने गलत अकाउंट्स को सर्टिफाई कर दिया, इस जो रिपोर्ट्स थी, ओपिनियन तो ये बनती थी अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सॉरी क्वालिफाइड ओपिनियन बनती थी, इसने हाँ बिल्कुल क्वालिफाइड ओपिनियन बनती थी और इसने अनक्वालिफाइड दे दी। यानी इसने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, गलत रिपोर्ट दे दी, तो ठीक है, तो इसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार होगा, इस पे जुर्माना लगेगा, ठीक है ना, और ये मुजरम शुमार होगा। ठीक है, ये थी लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। अब हम पढ़ते हैं वाउचिंग। वाउचिंग क्या है? मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये पढ़ लूँ फिर आपको समझाता हूँ। वाउचिंग कंसिस्ट इन कंपेयरिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयरऑफ। देखिए, मिसाल के तौर पे एक एंट्री हुई, कोई फर्नीचर परचेज किया गया, ठीक है। अब फर्नीचर परचेज किया गया तो उसके अगेंस्ट उसका वाउचर भी बनाया गया होगा, ठीक है ना। उसका वाउचर चेक करना और फिर उसके साथ जो एविडेंस है, रसीद भी तो लगी होगी ना कि ये फर्नीचर परचेज किया, वो रसीद भी वाउचर के साथ लगी होगी। तो हर एंट्री के वाउचर को चेक करना और फिर उसके जो एविडेंस जहाँ तक हो सकते हैं उसके एविडेंस को चेक करना, ये वाउचिंग कहलाता है, ठीक है ना। जो भी ट्रांजैक्शन की गई है जर्नल में या किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में की गई है, फिर उसका एविडेंस चेक करना, वाउचर चेक करना और वाउचर के साथ जो एविडेंस लगा होता है उसको चेक करना, ठीक है ना। अगर बिल पे की है तो उसकी एक एंट्री की गई है मिसाल के तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर उसका एविडेंस चेक करना, उसका वाउचर चेक करना, वाउचर के साथ वो बिल की कॉपी भी लगी होनी चाहिए, उसका चेक करना, तो ये वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान से, बस इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन वाउचिंग से डिफरेंट है। वेरिफिकेशन कंफर्मिंग एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, पोजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप और पोजेशन को चेक करना वेरिफिकेशन कहलाता है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे करंट एसेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे आगे मैंने यहाँ शो किया था, हाँ यहाँ फिक्स एसेट की मिसाल लेते हैं। अब अगर फिक्स एसेट लिखे हुए हैं तो फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन को लेस किया गया कि नहीं किया गया, इस चीज़ को चेक करना, ठीक है ना। आया फिक्स एसेट कॉस्ट जितनी उसकी कॉस्ट थी उसी पे शो कर दिए गए हैं ज़्यादा एसेट शो करने के लिए, या उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस किया गया या नहीं किया गया, या डेप्रिसिएशन ज़्यादा लेस कर दी गई है, तो इस चीज़ का चेक करना, ठीक है ना। करंट एसेट है तो करंट एसेट के दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट प्राइस पे लिखें या कॉस्ट पे लिखें, और इनमें से जो कम हो, ठीक है ना। आपने मार्केट प्राइस ज़्यादा थी, आपने ज़्यादा पे लिख दिए हैं, तो इस चीज़ का चेक करना, यानी प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन का चेक करना। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं? इनटेंजिबल एसेट गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, इनकी जो भी वैल्यू होती है उसमें से अमोर्टाइजेशन को लेस किया जाता है, तो ये चीज़ चेक करना है कि अमोर्टाइजेशन लेस की गई है या नहीं की गई। एक तो तरीका ये होता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन, जो वैल्यू लगाई गई है उसको चेक करना कि इन्होंने ठीक वैल्यू लगाई है या नहीं। दूसरी ऑनरशिप चेक करना। देखें, फिक्स एसेट इन्होंने शो किए हुए हैं बैलेंस शीट में, क्या इस कंपनी की अपनी ऑनरशिप में है या एवं ही शो कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। और साथ उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना कि अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने लिखी हैं कि इनकी लैंड है 10 मरले की, 20 मरले की,
ठीक है ना, और उसके ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इनके पास हैं या नहीं है, या इन्होंने किसी और की लैंड की ऑनरशिप अपने बैलेंस शीट में शो कर दी है। तो इस चीज़ के चेक करने को, इस चीज़ के वेरीफाई करने को वेरिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आप ऑनरशिप चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन सा पॉइंट आपको बताना चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखें, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चेक करना। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि इन्होंने बैलेंस शीट में ये शो किया हुआ है कि हमारी इतनी गाड़ियाँ हैं, वैन्स 5 वैन है, तो जाके चेक करना वाकई 5 हैं या इन्होंने इतनी बैलेंस शीट में सिर्फ शो की हुई हैं। इसको कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो अब वापस आएँ तो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें चेक करना है एसेट की सूरतों में। एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, एसेट को देखना जो इन्होंने लिखा हुआ है बैलेंस शीट में वो वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दूसरा, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, एसेट की ऑनरशिप को चेक करना कि वो वाकई कंपनी के नाम है या किसी और के एसेट है। और पोजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की पोजेशन चेक करना कि वो जो एसेट्स इनके हैं वो इन्हीं के कब्जे में है या किसी और के कब्जे में है। ठीक है ना। और वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की प्रॉपर वैल्यूएशन उस तरीके से हुई है जिस तरह गैप बताता है या किसी और तरीके से हुई है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से हुई है या नहीं हुई, ये इस चीज़ का चेक करना। ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन कराता है। और इसी तरह लाइबिलिटीज़ को भी चेक करना। ठीक है, तो आपको हल्का फुल्का इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए वेरिफिकेशन का। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ये होता है, डिटेल्ड इंक्वायरी होती है, डिटेल इंक्वायरी इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस फॉर स्पेशल पर्पज, किसी खास मकसद के लिए, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड के लिए या किसी और मकसद के लिए इन डिटेल्ड इंक्वायरी करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। लेकिन इसका जो स्कोप होता है ना वो लिमिटेड होता है। ये किसी खास मकसद को लेके चल रहे हैं। यानी एक खास मकसद ये हो सकता है कि फ्रॉड को जो है ना डिडक्ट करना है किसी एक अकाउंट में, मिसाल के तौर पे कैश में देखना है, इन्होंने सिर्फ कैश की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या मिसाल के तौर पे सिर्फ फिक्स एसेट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन, इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है और एक ख़ास मकसद होता है, लेकिन ये डिटेल्ड होता है एज कंपेयर टू ऑडिट। जो ऑडिट होता है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है। ऑडिट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल इंक्वायरी नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन में डिटेल इंक्वायरी होती है। ठीक है, जैसे कि वो यहाँ लिख रहे हैं, इंटेंसिव एंड कंप्रीहेंसिव देन वन अंडर ऑडिट। ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं आगे, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ ब्रॉडर देन दैट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी ऑडिट का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। और अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, जैसे किसी एक फिक्स एसेट को इन्वेस्टिगेट करना है तो स्कोप लिमिटेड है, वो इन्वेस्टिगेशन होगी। जो ऑडिट है वो सबका हो रहा होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में आ रही हैं वो सारी इंक्लूड होंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी एक आइटम का आप ले रहे हैं, ठीक है ना, या 2 का ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं, या किसी खास मकसद के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस लिहाज से जो ऑडिट का स्कोप होता है वो इन्वेस्टिगेशन से ब्रॉडर होता है। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप। द स्कोप ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज डिटरमाइंड बाय पाकिस्तान कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। असल में ये लिखना चाहिए था उन्हें। तो इसका स्कोप है डिटर्मिनेशन का, इससे कौन सपोर्ट कर रहा होता है ऑडिट को? कंपनीज ऑर्डिनेंस। लेकिन इसको जो सपोर्ट कर रहा होता है कोई भी लॉ नहीं कर रहा होता इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन के पीछे कोई लॉ नहीं होता, एक खास मकसद होता है, मैनेजमेंट करवा रही होती है। अब नेचर क्या होता है, ये होती है टेस्ट चेकिंग। जो ऑडिटर होता है वो हर चीज़ नहीं चेक कर सकता, वो सैंपल लेता है और सैंपल में से वो जो है ना टेस्ट करता है, ऑडिट करता है और फिर उसकी बेस पे रिपोर्ट दे देता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो थॉरो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है ना, एक ख़ास पीरियड के लिए और ख़ास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ठीक है ना, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, जो ऑडिट होता है वो शेयर होल्डर के लिए किया जा रहा होता है,
और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो शेयर होल्डर के लिए भी हो सकती है, पार्टनर के लिए भी हो सकती है, या आउटसाइड या थर्ड पार्टी जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, स्टेक होल्डर के लिए भी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो ऑडिट है वो सिर्फ शेयर होल्डर की खातिर होता है। ऑडिट कंपलसरी होता है और किस किस के लिए वो मैं आपको बता चुका, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, और प्राइवेट कंपनी कि अगर वो उसका कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है या 3 मिलियन है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंपलसरी नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। डुप्लीकेशन, ये अहम पॉइंट है। ऑडिटेड अकाउंट आर नॉट ऑडिटेड अगेन। जो ऑडिटेड अकाउंट है उसका दोबारा नहीं ऑडिट किया जाता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेम मैटर में बी रिपीटेड, यानी जिसका इन्वेस्टिगेशन की जा रही है दोबारा इन्वेस्टिगेशन भी उसी चीज़ की जा सकती है। लेकिन अगर ऑडिट एक बार हो गया तो दोबारा ऑडिट नहीं होता, फिर वो अगले साल होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ री अकरेंस। ऑडिटेड अकाउंट में फर्दर बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी जो ऑडिटेड अकाउंट है, अकाउंट उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन जिस अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है फिर उसका ऑडिट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं दोहराता हूं कि ऐसे अकाउंट्स के जिनका ऑडिट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि ऑडिट तो एक टेस्ट चेकिंग है ना, तो उन्हीं अकाउंट्स की दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर उसका ऑडिट नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑडिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ओनली द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बट आल्सो एन इंक्वायरी इनटू अदर फैक्ट्स। ये सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है बल्कि डिटेल्ड इंक्वायरी है फैक्ट्स की। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर होता है, इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है। राइट एंड ड्यूटीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटस, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, चलो फिर बता देता हूं। राइट और ड्यूटीज जो ऑडिटर होता है वो डिटरमाइंड बाय लॉ होता है, जिसके बारे में अभी पढ़ भी चुके हैं। राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं वो लॉ बताता है, ठीक है ना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई राइट, ड्यूटीज या लायबिलिटीज नहीं है कि जो लॉ बता रहा हो, ठीक है ना। वो कौन बताएगा? जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है वो बताएगा, ठीक है ना। लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है। द ऑडिटर कैन नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पहले लेक्चर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है वो एम्प्लॉय हो सकता है। अच्छा, अब सीक्वेंस ऑफ वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिफोर इन्वेस्टिगेशन, यानी पहले ऑडिट होता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन होती है। सीक्वेंस आपने याद रखना है, पहले ऑडिट फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। आगे वो क्या लिखते हैं? इन्वेस्टिगेशन इज जनरली कंडक्टेड व्हेन द ऑडिट हैज ऑलरेडी बीन डन, वही पॉइंट है, यानी पहले ऑडिट फिर इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ चेक की जाती हैं ऑडिट में कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात चेक नहीं की जाती, यानी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन इसका कोई कंसर्न नहीं होता। रीअरेंजिंग डाटा, द ऑडिटर कैन नॉट रीअरेंज द एग्जिस्टिंग डाटा। अब ऑडिटर का काम सिर्फ ओपिनियन देना होता है, ठीक है ना। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर कहीं पे डाटा सही तरीके से अरेंज नहीं है, एंट्रीज इधर उधर हो गई हैं, तो ये उसको रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है। आगे है रेगुलर, द ऑडिटर इज रेगुलर फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेटर इज नॉट रेगुलर फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्लोजर, अब ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसे डिस्क्लोज किया जाता है अंडर लॉ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसे डिस्क्लोज पब्लिक में नहीं किया जाता। एडजस्टमेंट, द ऑडिटर कैन नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई करेक्शन नहीं करेगा ऑडिटर, लेकिन इन्वेस्टिगेटर करेक्शन कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। आगे है रिकमेंडेशन,
द ऑडिटर हैज़ नो राइट टू गिव रिकमेंडेशन, ऑडिटर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, किसी को रिकमेंडेशन दे। उसका काम है जो पोजीशन बैलेंस शीट की है उसे चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है ना, उसकी वाउचिंग करना और ये बताना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। रिकमेंडेशन देना ऑडिटर का काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर रिकमेंडेशन दे सकता है कि आप ये काम करें, इस काम को इस तरीके से करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होती। अच्छा, अब आगे बात हो रही है ऑडिट प्रोग्राम की। इसकी सिर्फ डेफिनेशन, और ऑडिट प्रोग्राम बिल्कुल आसान सा। ऑडिट प्रोग्राम मतलब ये कि एक स्ट्रेटजी कि ऑडिट होगा किस तरीके से, एक स्ट्रेटजी बनाना, एक प्लान बनाना, उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है। हाँ, अब ये जो रिपोर्ट्स की बात है और इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट्स कितनी होती हैं, ओपिनियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको फिर अगले उसमें लेक्चर में बताता हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने ऐड किया। वहाँ दो ओपिनियंस दी हुई थी, एक अनक्वालिफाइड होती है, क्वालिफाइड, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होती है, और इसके अलावा एडवर्स ओपिनियन। 4 तरह की ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा।